नमस्कार दोस्तों एक फिल्म जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद जम्मू से लेकर पंजाब तक कई गुरुद्वारों में उसकी स्क्रीनिंग होने लगी। लोग खुद आगे आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जान सके कि आखिर जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, जिसकी गूंज आज भी 3 दशक बाद सुनाई देती है। फिल्म के हटने पर सवाल उठे, कई नेताओं और कलाकारों ने विरोध भी किया। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचना बहुत जरूरी सी। इसे दोबारा ओटीटी पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठी और इस विवाद को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। लेकिन एक सवाल आज भी सबसे बड़ा है कि क्या ये एक सिर्फ फिल्म का विवाद है या उस इतिहास की बहस है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 40 साल पीछे। दोस्तों, उस पंजाब में जहां सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं बल्कि डर और अविश्वास और खामोशी भी मौजूद थी। जब पंजाब बदल रहा था, साल था 1980 का दशक। आज का पंजाब और उस समय का पंजाब 2 अलग अलग दुनिया थे। आज पंजाब की पहचान खेती, व्यापार, शिक्षा और गुरुओं की विरासत से होती है। लेकिन 1980 और 90 के शुरुआती वर्षों में हालात बिल्कुल अलग थे। दोस्तों, पूरे राज्य पर आतंकवाद का साया था। बसों पर हमले, रेल यात्रियों की हत्या, बम धमाके, अपहरण और सरकारी अधिकारियों की हत्या और आम नागरिकों में लगातार डर का माहौल, ये बहुत कॉमन सी चीज थी। उसी समय कई उग्रवादी संगठन एक अलग देश खालिस्तान की भी मांग कर रहे थे। दूसरी ओर भारत सरकार का कहना था कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर चुनौती थी। दोस्तों, फिर आता है साल 1984, भारतीय इतिहास का सबसे संवेदनशील सालों में से एक। जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। भारतीय सेना ने अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब परिसर में छिपे सशस्त्र उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। सरकार का कहना था कि ये कार्रवाई भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों को हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी थी। लेकिन इस अभियान में धार्मिक स्थल को हुए नुकसान और बड़ी संख्या में हुई मौतों ने पूरे देश में गहरा असर छोड़ा और असंतोष भी व्याप्त हुआ। दोस्तों, इसी साल 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों यानी कि बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई, हजारों परिवार उजड़ गए। दोस्तों, इन घटनाओं ने देश के सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया और छिन्न भिन्न कर दिया और पंजाब और भी अधिक हिंसा के दौर में प्रवेश कर गया। सरकार के सामने सवाल आसान नहीं था। एक तरफ लगातार हो रहे आतंकी हमले और दूसरी तरफ आम नागरिकों की सुरक्षा। पुलिस और सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दिए गए, लगातार अभियान चलाए गए, कई उग्रवादी मारे गए, कई गिरफ्तार हुए। लेकिन इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी भी अपनी जान गंवा रहे थे, लगातार हमलों का निशाना बन रहे थे। यानी कि कहानी का एक पक्ष यह भी था कि सुरक्षा बल भी लगातार हिंसा का सामना कर रहे थे। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी जन्म लेने लगा कि क्या आतंकवाद से लड़ते लड़ते कहीं कानून की सीमाएं भी पार हुई हैं? क्या ऐसे कुछ लोग भी इस संघर्ष की भेंट चढ़े जिन्हें कभी अदालत पहुंचने का मौका ही नहीं मिला और ना ही अपनी आवाज
उठाने का। दोस्तों यही सवाल कुछ वर्षों बाद एक ऐसी व्यक्ति ने उठाया जो मानवाधिकार इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जसवंत सिंह खालड़ा। दोस्तों जसवंत सिंह खालड़ा कोई बड़े नेता नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई मशहूर वकील भी नहीं थे। वे पेशे से एक बैंक कर्मचारी थे, लेकिन साथ ही वे मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे पर सक्रिय रहते थे। उनकी रुचि सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज और तथ्यों को समझने में थी। उनका मानना था कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कानून बनाना नहीं है, बल्कि कानून के प्रति जवाबदेही भी है। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उस समय बहुत कम लोग पूछ रहे थे कि अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं तो उनका आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ है। उन्होंने पूछा कि उनके परिवार कहाँ है, उनकी पहचान कहाँ दर्ज है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका अंतिम संस्कार किस रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों यहीं से उन्होंने सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल करनी शुरू की। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये खोज आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में से एक बन जाएगी। लेकिन उन्हें आखिर मिला क्या? कौन सा रिकॉर्ड, या उन्हें ऐसा कौन सा रिकॉर्ड मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान पंजाब की ओर खींच दिया? इसे शुरू होता है कहानी का सबसे विवादित भाग, यानी कि अध्याय। पंजाब में इतने लोग मुठभेड़ों में मारे जा रहे थे या लापता हो रहे थे, तो उनका आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ है? उनके शव कहाँ गए? क्या उनके परिवारों को कभी इसकी जानकारी दी गई? तो यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी खोज। खालड़ा ने अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों के नगर निगम के शमशान घाटों के रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू की। उनका ध्यान विशेष रूप से दुर्गियाना मंदिर के पास स्थित शमशान घाट के रजिस्ट्रों पर गया। इन रजिस्ट्रों में कई शवों का अंतिम संस्कार लावारिस या अनआइडेंटिफाइड के रूप में दर्ज था। खालड़ा और उनके सहयोगियों ने इन रिकॉर्ड्स की प्रतियां एकत्र करनी शुरू की। उनका दावा था कि इन रजिस्टर्स में कई शव ऐसे लोगों के हो सकते हैं जो पुलिस हिरासत या सुरक्षा अभियानों के बाद गायब हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि यह सिर्फ एक शमशान घाट का रिकॉर्ड है, अगर पूरे पंजाब की जांच हो तो संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। दोस्तों फिर आता है दिन 16 जनवरी 1995। जसवंत सिंह खालड़ा और उनके सहयोगी जसपाल सिंह ढिल्लों ने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया। बाद में वही प्रेस नोट सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई और सीबीआई जांच का एक महत्वपूर्ण आधार बना। दोस्तों इस प्रेस नोट में कहा गया कि जांच के दौरान अमृतसर और उसके आसपास ऐसे रिकॉर्ड मिले जहां पुलिस नियमित रूप से अज्ञात या लावारिस शवों को शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लाती थी। प्रेस नोट के अनुसार अगर हम देखें तो 1 जून 1984 से 1994 के अंत तक सिर्फ अमृतसर जिले के दुर्गियाना शमशान घाट में लगभग 2000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार दर्ज था। बाद में यह संख्या 2097 शवों के रूप में भी सामने आई, जिसका उल्लेख आगे की न्यायिक कार्रवाई में हुआ। प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि उस समय उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार बीएन सिंह सरकार के पहले वर्ष में लगभग 300 शव वहां पर लाए गए। इनमें से 41 मामलों में मृत्यु का कारण गोली लगना या पुलिस मुठभेड़ बताया गया, जबकि शेष कई मामलों में मृत्यु का कारण दर्ज नहीं था। साथ ही सैकड़ों शवों का पोस्टमार्टम भी दर्ज नहीं मिला। जसवंत सिंह खालड़ा और बाद में उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा लंबे समय तक यह दावा करती रही कि उग्रवाद के दौर में पूरे पंजाब में करीब 25,000 लोग लापता हुए, या उनका रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं था। यह संख्या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक दावा था। 2097 कथित अवैध या अज्ञात अंतिम संस्कारों से संबंधित रिकॉर्ड पर केंद्रित थी, यानी कि 25,000 का आंकड़ा एक व्यापक दावा था, जबकि न्यायिक कार्यवाही विशिष्ट रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ी। मामला भारत से निकलकर दुनिया तक पहुंचा। खालड़ा ने दस्तावेजों की जानकारी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाई, और धीरे धीरे ये मामला सिर्फ पंजाब का नहीं रहा। देश और विदेश के कई मानवाधिकार संगठन आकर इसमें आगे आए, इन आरोपों पर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों लेकिन जितनी तेजी से ये मामला सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से खालड़ा पर दबाव भी बढ़ने लगा, ऐसा आरोप है। और फिर आया 6 दिसंबर 1995, एक ऐसी तारीख जिसने इस पूरी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों क्या हुआ था उस दिन? यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे रहस्यमय और सबसे चर्चित अध्याय। दोस्तों आरोप था कि 6 दिसंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क में उनके घर के बाहर कार धोते समय पंजाब पुलिस के सादे कपड़े वाले जवान खालड़ा को अगवा करके ले गए।
दिन दहाड़े गवाहों के सामने जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर से उठा लिए जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। लेकिन क्या वास्तव में उनका अपहरण हुआ था या क्या सबूत मिले, अदालत ने क्या कहा और क्या सच में हजारों लोग गायब हुए थे, क्या इस दावे पर भी सवाल उठे? दोस्तों आगे जो बताने वाला हूं आपको चौंका देगा। 6 दिसंबर 1995 वो दिन जिसने सब बदल दिया। दोपहर का समय, जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे। परिवार का आरोप था कि वे पंजाब पुलिस के अधिकारी थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें जबरन एक गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। घर वालों ने विरोध किया लेकिन कोई नहीं रोका। कुछ मिनटों में गाड़ी गायब हो चुकी थी और उसी पल शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो लगभग एक दशक तक अदालतों में चली। दिन आता है 15 नवंबर 1995। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की जांच में जुट गई। अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के लापता होने का नहीं था। जांच के दायरे में दो बड़े मुद्दे थे। पहला, जसवंत सिंह खालड़ा आखिर गए कहां, और दूसरा कि क्या पंजाब में वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे शवों का अंतिम संस्कार किया गया था जिनकी पहचान दर्ज नहीं थी। सीबीआई ने कहां से शुरुआत की, इसको जान लेते हैं। सीबीआई ने पुलिस रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, सरकारी दस्तावेज, शमशान घाटों के रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटाने शुरू किए। जिन अधिकारियों के नाम सामने आए उनसे पूछताछ की गई। कई पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान कुछ ऐसे गवाह भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने खालड़ा को अपहरण के बाद पुलिस हिरासत में देखा था। हालांकि बचाव पक्ष ने इनमें से कई गवाहों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। यानी हर बयान अदालत की कसौटी पर परखा जाना था। क्या सीबीआई को खालड़ा का शव मिला? नहीं। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती थी। जसवंत सिंह खालड़ा का शव कभी बरामद नहीं हुआ। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। कोई प्रत्यक्ष भौतिक साक्ष्य नहीं था जो हत्या की पुष्टि करता। इसलिए इसे पूरे मुकदमे में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों के बयान और सरकारी रिकॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण आधार बने। एक गवाह जिसने जांच की दिशा बदल दी। 2 मार्च 1998 सीबीआई के सामने एक महत्वपूर्ण बयान दर्ज हुआ। तत्कालीन विशेष पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह बचरा ने सीबीआई को बताया कि उनके अनुसार जसवंत सिंह खालड़ा की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि 1995 के कुछ समय बाद आधी रात में खालड़ा के शव को हरी के पास सतलज नदी में जुड़ी नहर में फेंक दिया गया। उन्होंने सीबीआई से कहा कि वे पहले जानकारी तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू के डर के कारण सार्वजनिक नहीं कर पाए थे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान सीबीआई जांच का हिस्सा था और बाद में अदालत में भी उसकी जांच और परीक्षण हुआ। दोस्तों खालड़ा का शव आज तक बरामद नहीं हो सका। सीबीआई का निष्कर्ष क्या निकला? सीबीआई ने अपनी जांच के आधार पर आरोप लगाया कि जसवंत सिंह खालड़ा का अपहरण कुछ पुलिस अधिकारियों ने किया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। जांच एजेंसियों ने मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दोस्तों इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचता है, लेकिन सीबीआई की जांच सिर्फ खालड़ा तक सीमित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड की भी जांच जारी रही। दोस्तों 22 जुलाई 1996 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 74 पेजेस की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रथम दृष्टया तरन तारण पुलिस जिले में 984 शवों का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार किए जाने का रिकॉर्ड मिला। सीबीआई ने अदालत को यह भी बताया कि जांच अभी जारी है। इसके बाद 12 दिसंबर 1996 को अमृतसर जिले में 2097 कथित अवैध या अज्ञात अंतिम संस्कारों से संबंधित अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी गई। दोस्तों अदालत ने टिप्पणी की कि रिपोर्ट से बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सामने आते हैं और इसमें 585 शवों की पूरी पहचान, 274 की आंशिक पहचान जबकि 1238 शवों की पहचान नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी को भेजने का निर्देश दिया। साथ ही सीबीआई को जांच जारी रखने, मामला दर्ज करने और नियमित स्थित रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए। दोस्तों अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद मामला एक निर्णायक मोड़ पर
पहुंच चुका था। लेकिन क्या अदालत में ये आरोप साबित हो पाए? क्या जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगे उन्हें सजा मिली, या सालों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कहानी ने कोई और मोड़ लिया? यहीं से शुरू होता है इस केस का सबसे निर्णायक अध्याय, अदालत का क्या फैसला था। दोस्तों, पटियाला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत जब ये मामला पहुंचा तो सालों तक गवाहों के बयान दर्ज हुए, सरकारी रिकॉर्ड पेश किए गए। बचाव पक्ष ने सीबीआई के दावों को चुनौती दी, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रखा। और दोस्तों, फिर आता है दिन 18 नवंबर 2005। करीब एक दशक की कानूनी प्रक्रिया के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने 6 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। अदालत का निष्कर्ष ये था कि सीबीआई द्वारा पेश किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड पर उसने ये फैसला दिया। तो कहानी यही खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट में अपील, दोषी ठहराए गए पुलिसकर्मियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की, गवाहों के बयान, सीबीआई की जांच और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का परीक्षण किया गया। और 16 अक्टूबर 2007 को हाईकोर्ट ने 5 दोषी पुलिस अधिकारियों की दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए उनकी सजा में संशोधन किया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, यानी अदालत ने हर आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य का अलग-अलग मूल्यांकन किया। दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा की। अंततः जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वो सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ दोष सिद्धि के महत्वपूर्ण हिस्सों को बरकरार रखा। यानी इस तरह से करीब 2 दशक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जसवंत सिंह खालड़ा अपहरण और हत्या मामले में दोष सिद्ध अंतिम रूप से कायम रही। केपीएस गिल का भी नाम क्यों आया? इस पूरे मामले में कई बार तत्कालीन पंजाब पुलिस प्रमुख केपीएस गिल का भी नाम आया, सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना। कुछ याचिकाओं और रिपोर्टों में उन पर साजिश से जुड़े आरोप भी लगे, लेकिन सीबीआई द्वारा दायर इस मुकदमे में उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय नहीं हुए और न ही उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया। उनका नाम सार्वजनिक चर्चा में जरूर आया, लेकिन इस केस में अदालत ने उनके खिलाफ कोई दोष सिद्धि नहीं की। ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, जो कि सतलज जो एक मूवी आई है ओटीटी पे बैन की गई है, उसके बारे में था। आशा करता हूं कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, इसके पीछे का सच क्या है वो समझ में आ गया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।